लोग आज क्लास 10th भूगोल का जो 5वां जो अध्याय पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। उसमें हमें पढ़ना है गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन। इसके पहले वाले में हम लोग पढ़े थे परंपरागत ऊर्जा के साधन, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और जल विद्युत से पढ़े थे, जिसमें एक था जल विद्युत और एक था ताप विद्युत। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और वो वीडियो भाग का 15 था। और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये वीडियो भाग 16 है, जिसमें हमें गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत या संसाधनों के बारे में पढ़ना है, ठीक ना। अब देखेंगे हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में क्या क्या आते हैं। ऊर्जा के बढ़ते उपभोग न देश को कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधन पर अत्यधिक निर्भर कर दिया है। जीवाश्म ईंधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है, मतलब जो जीवाश्म ईंधन जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक जो गैस है, ये हमारे पास बहुत ही सीमित मात्रा में है, ठीक ना। ये कभी भी भविष्य में समाप्त हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मतलब यदि ये समाप्त हो जाए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तो उसके जगह पर कोई हमें विकल्प खोजना है, ठीक ना। तो वही इसके लिए हम लोग खोजे हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। इसलिए गैर परंपरागत ऊर्जा की खोज पर बल दिया गया, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा, अवशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा के उपयोग की बहुत ज़रूरत है। मतलब इन जितने भी हमारे जो ऊर्जा के ये संसाधन हैं परंपरागत, उन्हें हमें उनकी बहुत ज़्यादा क्या है आवश्यकता है, ठीक है ना। ये सभी हमारे गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन कहलाते हैं, जिसमें कौन ऊर्जा आ जाएगा, सौर ऊर्जा, पवन, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा, अवशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा, ठीक ना। ये सब हमारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत आ जाएंगे। कभी कभी पूछता है गैर परंपरागत ऊर्जा के मुख्य दो स्रोत का नाम बताइए, तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तो इनका नाम आप बता दीजिएगा, ठीक ना। अब इसमें पहला हम लोग देखते हैं परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा, ठीक ना। ये हमारे गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आते हैं। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती है। मतलब जो परमाणु ऊर्जा या आणविक ऊर्जा जो हमें प्राप्त होती है अणुओं, जैसे मान लीजिए यूरेनियम, थोरियम है, इनकी संरचना को यदि हम बदलने से जो प्राप्त करते हैं उसी को हम लोग आणविक या परमाणविक ऊर्जा के नाम से जानते हैं। कह रहा है इसमें यूरेनियम और थोरियम का उपयोग परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। मतलब यूरेनियम और थोरियम इनका उपयोग किस में करते हैं, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में हम इनका प्रयोग करते हैं। किनका, यूरेनियम और थोरियम का। ये जरूर याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है परमाणु ऊर्जा में किन का हम उपयोग करते हैं, तो यूरेनियम और थोरियम का। इसका दूसरा उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। किसका, परमाणु ऊर्जा का। हम इसे बिजली उत्पन्न करने में भी हम इसका उपयोग करते हैं। यूरेनियम तथा थोरियम जो झारखंड तथा राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। मतलब कहाँ, झारखंड और राजस्थान का जो अरावली पर्वत है वहाँ पर हमें अधिक मात्रा में थोरियम या यूरेनियम हमें प्राप्त होता है, ठीक ना। केरल में मिलने वाली मोनोजाइट रेत में भी थोरियम की मात्रा पाई जाती है। मतलब केरल में एक रेत पाया जाता है जिसका नाम है मोनाजाइट, ठीक ना। इसमें भी इस तरह की मतलब थोरियम उसमें मात्रा देखने को मिला है। उसके बाद से दिया है परमाणु ऊर्जा केंद्र। जरा विशेष रूप से हम आपको बता दे रहे हैं, ज़्यादातर प्रश्न पूछता है परमाणु ऊर्जा केंद्र, जैसे कौन सा परमाणु ऊर्जा किस राज्य में। जैसे मान लीजिए पहले नंबर पर हम लिखे हैं तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, कहाँ है, महाराष्ट्र में। काकरापारा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, ये गुजरात में है। रावत भाटा ये कहाँ है, राजस्थान में है। कलपक्कम तमिलनाडु में। उत्तर प्रदेश का एक नरोरा है, ज़्यादातर ये पूछता है नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में। कैगा कर्नाटक में स्थित है। तो ये हमारे जो 6 हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इनको रट लीजिएगा कहाँ और किस राज्य में ये पाए जाते हैं, ठीक ना। एक बार थोड़ा सा हम आपको मैप में भी हम दिखा दे रहे हैं, ठीक ना, भूलिएगा मत, मैप में भी हमें देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये आ गया हमारा मैप, ठीक ना। ये क्या हो गया, मैप हो गया। देखिए हमने आपको बताया तारापुर, देख रहे हैं ना, ये क्या है, तारापुर। ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। काकरापारा भी देखिए हम बताएं आपको कहाँ है,
गुजरात में। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में। कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक, उसके बाद से देखिए रावत भाटा कहाँ है? गुजरात में। और नरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। ये पूरा हमारा उत्तर प्रदेश। इस तरह आप विशेष रूप से जो मैप है इन्हें थोड़ा आप ध्यान से देखते रहिएगा। मैप से भी हमें क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी पूछ देता है कि रावत भाटा, ठीक ना, परमाणु ऊर्जा केंद्र को चिन्ह द्वारा दर्शाइए। देखिए, देख रहे हैं ना, यहाँ देखिए राजस्थान में हुआ है, ठीक ना, तो आप भूलिएगा नहीं। ठीक, अब हमें पढ़ना है दूसरे नंबर पर सौर ऊर्जा। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, इस कारण यहाँ सौर ऊर्जा की संभावना अत्यधिक होती है। मतलब भारत जो देश है वो उष्णकटिबंधीय, यहाँ तापमान अधिक है, तो इसलिए संभावना है यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में सौर ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। फोटो वोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप से सीधा विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। मतलब एक तकनीकी है फोटोवोल्टाइक, ठीक ना, ये इस तकनीकी के द्वारा हम धूप से, सूर्य के प्रकाश से जो हमें धूप मिलता है उसे डायरेक्ट हम बिजली में परिवर्तित कर देते हैं। मतलब विद्युत में या बिजली में हम क्या करते हैं, उसको परिवर्तित कर देते हैं। भारतीय ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। मतलब धीरे धीरे बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का तेजी से विकास हो रहा है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग कर रहे हैं। सौर ऊर्जा के प्रयोग से पर्यावरण संरक्षण में योगदान होता है। मतलब पर्यावरण जो संरक्षण है, जैसे मान लीजिए यदि कोयले के द्वारा हम बिजली बनाएं तो उससे प्रदूषण होगा, ठीक ना, तो इसलिए मतलब पर्यावरण को हानि होता है और इससे पर्यावरण को संरक्षण प्रदान होता है। भारत का सबसे बड़ा सौर पावर प्लांट राजस्थान के माधोपुर के निकट स्थित है। कहाँ है? माधोपुर के निकट ही क्या है, स्थित है, जो सौर पावर प्लांट बैठाया गया है राजस्थान में। सबसे बड़ा मतलब भारत का पावर प्लांट वहाँ पर बैठाया गया है, ठीक ना। अब उसके बाद से देखेंगे हम लोग पवन ऊर्जा। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन की संभावना, महान संभावनाएं हैं। भारत में पवन ऊर्जा की विशालतम पेटी तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है। मतलब जो तमिलनाडु में नागरकोइल है, मदुरई है, वहाँ से लेकर वहाँ तक ये अस्थायी हैं, जहाँ विशाल पवन पेटियाँ ये ज़्यादातर समुद्र के किनारे स्थापित किए जाते हैं। दिया इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फार्म हैं, ठीक ना। मतलब इन राज्यों में भी पवन ऊर्जा के विशाल फार्म हैं, जहाँ पर पवन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, बिजली उत्पन्न किया जाता है, ठीक ना। दिया है नागरकोइल और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। मतलब बहुत ही, जो नागरकोइल है और राजस्थान में जैसलमेर है, वहाँ पर बड़े पैमाने पर पवन ऊर्जा द्वारा बिजली उत्पन्न की जाती है, ठीक ना। उसके बाद से देखेंगे बायोगैस। कौन सा गैस? बायोगैस। ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं, मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपभोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है, ठीक ना। मतलब ग्रामीण इलाकों में झाड़ियाँ होती है, कृषि संबंधी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपभोग हेतु बायोगैस उत्पन्न किया जा सकता है। मतलब घरेलू उपयोग हेतु हम लोग कौन सा गैस उत्पन्न कर सकते हैं? बायोगैस। बायोगैस संयंत्र नगर पालिका, सहकारिता तथा निजी स्तर पर लगाए जाते हैं। पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र ग्रामीण भारत में, जैसे मान लीजिए जैसे पशुओं का जो गोबर होता है उनको भी बायोगैस के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए हम उन्हें गोबर गैस प्लांट के नाम से जाना जाता है। मतलब ऐसे जो होते हैं उन्हें हम किस नाम से? गोबर गैस प्लांट के नाम से जानते हैं। ये किसानों को दो प्रकार से लाभ पहुंचाता है, एक ऊर्जा के रूप में, दूसरा उन्नत प्रकार के उर्वरक के रूप में। मतलब जैसे मान लीजिए हम यदि गोबर का उपयोग कर रहे हैं, एक तो हमें उससे ऊर्जा मिल गई और दूसरे नंबर पर हमको क्या मिला? उर्वरक। मतलब खाद के रूप में हम लोग जैविक खाद एक तरह से कहा जा सकता है, जैविक कह रहे हैं, कॉम्पोस्ट खाद उसको कहा जाता है, हम उसका इस तरह उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद से देखेंगे ज्वारी ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? ज्वारी। महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। मतलब जो महासागर में जो लहरें उत्पन्न होती है, ज्वार भाटा जो आती हैं, उनसे हम बिजली, ठीक ना, या विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। सक्री घाटी के आर पार, किस घाटी का? सक्री घाटी के आर पार बाढ़ द्वारा बना कर बांध
बनाए जाते हैं। उच्च ज्वार में इस सक्रिय घाटी नुमा प्रवेश द्वार से पानी भीतर भर जाता है। पहाड़ द्वार के बाहर ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की तरफ बहाया जाता है। जैसे उसमें देखिए क्या होता है, जैसे मान जब उच्च ज्वार होता है तो सक्रिय घाटी जो प्रवेश द्वार होता है उसमें पानी क्या होता है, भर जाता है। और जो बाहर द्वार के बाहर जो ज्वार उत्पन्न होते हैं वो बांध के पानी को पाइप द्वारा, ठीक ना, उस समुद्र की तरफ बहाया जाता है। तो इसे ऊर्जा उत्पादक टरबाइन की ओर ले जाया जाता है। मतलब जैसे ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जो टरबाइन जो चलाते हैं, उस पाइप द्वारा उस टरबाइन पर लाकर उस जल को गिराया जाता है और उससे आसानी पूर्वक से बिजली उत्पन्न होती है। भारत में खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी में ज्वारी तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं, एक बार देखिए, ये हमारा खंभात की खाड़ी है, ठीक, और ये हमारा कच्छ का रण है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर ज्वारी ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ये जगह, ये खंभात की खाड़ी है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। और ये क्या है, कच्छ का रण है या कच्छ की खाड़ी कहा जाता है। तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर बिजली उत्पन्न की जाती है, किनके द्वारा, ठीक ना, ज्वारी ऊर्जा के द्वारा, ज्वार भाटा के द्वारा, ठीक ना। अब हम देखेंगे भूतापी ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा, भूतापी। पृथ्वी के आंतरिक मतलब पृथ्वी के अंदर के भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली बिजली को भूतापी ऊर्जा कहते हैं। मतलब पृथ्वी के अंदर जो ताप है उसके प्रयोग के द्वारा उत्पन्न की जाने वाली बिजली को या विद्युत को हम लोग भूतापी ऊर्जा के नाम से जानते हैं। भूतापी ऊर्जा इसलिए अवस्थित में होती है क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ तापमान में वृद्धि होता है। मतलब जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे हमारा तापमान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक ना। यहाँ तक ये बताया जाता है कि यदि 32 मीटर हम अंदर जा रहे हैं तो हमारा 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक ना। ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जल चट्टानों से ऊष्मा का अवशोषण कर तप्त हो जाती है। मतलब जो भूमिगत जल होता है वो चट्टानों के संपर्क में आने से वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, गर्म हो जाती है, तप जाती है। यह इतना तप्त हो जाता है कि यह पृथ्वी की सतह की ओर उठता है। मतलब इतना गर्म हो जाता है, वाष्प बन जाता है और वो पृथ्वी की तरफ, ऊपर की तरफ क्या होता है, बढ़ने लगता है। जैसे ये माना जाता है कि क्या हो, कब बाहर वो निकल जाए। इसी भाप का उपयोग टरबाइन को चलाने और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। मतलब उसी भाप द्वारा हम क्या करते हैं, टरबाइन मशीन को चलाते हैं जिससे बिजली हमारी क्या होती है, उत्पन्न होती है, ठीक ना। आसानी पूर्वक हम बिजली वहाँ पर उत्पन्न कर लेते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा जो था एक तरह से 5वां अध्याय यहाँ पर क्या हो गया, समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम लोग 6 अध्याय को लेकर आएंगे, ठीक ना, जिसका नाम होगा विनिर्माण उद्योग। ठीक, धन्यवाद।